Hi guys, how are you? कैसे हैं आप लोग? Hope so you all are good and safe. So guys, welcome to all of you in mission 2.0. And as you all know, this mission we started in the last class itself, जिसमें मैंने आपसे कहा कि हम लोग जो भी चैप्टर पिक करेंगे उसको हम बहुत इन डेप्थ स्टडी करेंगे विद ऑल प्रैक्टिकल क्वेश्चंस. एंड ऐसे ही हमने लास्ट जो सेशन था हमारा, जो कि फर्स्ट क्लास थी इस मिशन की, उसमें आईटीसी का चैप्टर स्टार्ट किया था. और पार्ट 1 में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कमॉन क्या सेक्शन 16 एंड 17 रिलेटेड टू आईटीसी. एंड टुडे इज द सेकेंड क्लास फॉर दिस मिशन एंड वी विल बी डिस्कसिंग पार्ट 2 ऑफ आईटीसी, जिसमें हम लोग सेक्शन 18 रेड विद रूल 40, 42, 43 एंड 44 ये सब कुछ आज हम कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे. क्लियर है? एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर दो स्टूडेंट्स जिन्होंने टेस्ट 1 ऑफ आईटीसी, जो कि 6 क्वेश्चंस का मैंने कल रात को 9 बजे आपको दिया था, उन्होंने उसको अटेम्प्ट किया और करीब करीब 250 स्टूडेंट्स ने मुझे वो पूरा पेपर सॉल्व करके मुझे व्हाट्सअप किया. सो आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी फॉर यू ऑल कि आप लोग इसको सीरियसली ले रहे हो. एंड जिन्होंने नहीं करा, प्लीज़ अभी भी समय है. आप समझिए इस बात को कि जब तक आप अपने हाथ से क्वेश्चन नहीं सॉल्व करेंगे, जब तक आप अपने हाथ से लॉ नहीं लिखेंगे, आपको रिटेन नहीं हो पाएगा बेटा. ठीक है? सो इफ़ यू आर रियली वेरी मच सीरियस फॉर दिस, तो आपको वो क्वेश्चन पेपर अच्छे से सॉल्व करना है और मुझे व्हाट्सअप करना है. ठीक है? मैं चेक करूँगा, नहीं करूँगा, कब करूँगा, वो आपका मैटर नहीं है. आप अपना काम करते रहो, मैं अपना काम करता रहूँगा. डोंट वरी. ठीक है? ठीक है सर. अच्छा, तो आज हम लोग जैसे ही चैप्टर ख़त्म करेंगे तो क्लास के बिल्कुल एंड में मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा एंड आई वांट एवरीवन टू आंसर दोज क्वेश्चंस. और वन मोर थिंग जो मुझे आपको बतानी थी वो ये कि कल रात को 9 बजे एक और पेपर अपलोड किया जाएगा विच विल बी बेस्ड ऑन टुडेज क्लास. सो आप समझ रहे हैं ना? मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे वी विल बी हैविंग क्लास एट 5 PM एंड ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे रात को 9 बजे मैं आपको दिया करूँगा पेपर. ठीक है ना? तो इससे क्या होगा, जो क्लास में आपको पढ़ा रहा हूँ उससे रिलेटेड पेपर हम नेक्स्ट डे रख दिया करेंगे रात को 9 बजे. तो हमारी दोनों प्रैक्टिस हो जाएंगी, हमारे रिवीजन भी हो जाएगी और उससे रिलेटेड हमारे क्वेश्चन आंसर भी हो जाएंगे. क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं. तो ऊपर हेडिंग डालनी है सेक्शन 18. सेक्शन 18, तो सेक्शन 18 में हम लोगों ने 6 सब सेक्शन पढ़ने हैं बेटा. ठीक है? अगर कहो तो मैं आपको ऐसे ही चार्ट बना के भी करा सकता हूँ. ठीक है? बड़े ध्यान से देखना है, चार्ट में ही ख़त्म हो जाएगा ये. आइए देखते हैं ज़रा. सबसे पहले आप लिखिए 18 सबसेक्शन 1. बेसिकली 18 सबसेक्शन 1 की हेडिंग लिख लीजिए अवेलमेंट ऑफ क्रेडिट इन सर्टन स्पेशल सर्कमस्टांसेस. कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस में लॉ आपको अलाउ करेगा टू अवेल आईटीसी. ठीक है जी? ठीक है सर. तो 18(1) अवेलमेंट की बातें करेगा और 18(1) को ना हम लोगों ने 4 क्लॉज में डिवाइड कर देना है. 18 सबसेक्शन 1 को 4 क्लॉज में डिवाइड कर देना है, A, B, C और D. ठीक है? बड़े ध्यान से देखना है, आराम आराम से. लॉ कहता है, क्लॉज ए में लॉ कहता है उन लोगों को हम इनपुट का क्रेडिट दे देंगे. याद रखना, क्लॉज ए में क्रेडिट सिर्फ किसका मिलेगा? इनपुट का मिलेगा. कौन से वाले इनपुट का क्रेडिट मिलेगा? विच आर केप्ट एज इनपुट, या फिर विच आर कंटेन्ड इन सेमी फिनिश्ड, या फिर contained in finished, provided that must be unsold. क्लॉज ए कहता है कि आई विल गिव क्रेडिट ऑफ इनपुट. कौन से वाले इनपुट का? ध्यान से सुन लीजिए. जो या तो आपके स्टॉक में पड़े हैं एज इनपुट, या कंटेन्ड इन सेमी फिनिश्ड, या कंटेन्ड इन फिनिश्ड विच इज अनसोल्ड. आगे लिखेंगे ओहो, लिखेंगे विच आर हेल्ड एज स्टॉक
on day preceding the date when a person was liable to pay tax. अगर कोई पर्सन लाइबल टू पे टैक्स हो जाता है तो जिस दिन वो लाइबल टू पे टैक्स हुआ उसके प्रिसीडिंग डे पे जो भी आपके पास स्टॉक पड़ा होगा इनपुट का, एज इनपुट या कंटेन्ड इन सेमी फिनिश्ड या कंटेन्ड इन फिनिश्ड विच आर अनसोल्ड, उस सारे इनपुट का हम आपको क्या दे देंगे? क्रेडिट दे देंगे। लेकिन शर्त क्या है? लिख लीजिए, शर्त लिख लेंगे, इफ वो पर्सन जो है ना वो अप्लाई करेगा फॉर रजिस्ट्रेशन विद इन 30 डेज। अगर ये कंडीशन वो पूरी कर दे, कौन सी कंडीशन? कि वो पर्सन अप्लाई करेगा फॉर रजिस्ट्रेशन विद इन 30 डेज। 30 डेज कहां से? फ्रॉम डे व्हेन ही वॉज लाइबल टू गेट रजिस्टर्ड। प्लीज ध्यान से समझेंगे, लॉ कह रहा है कि अगर कोई पर्सन लाइबल टू गेट रजिस्टर्ड था और अगर वो विद इन 30 डेज फ्रॉम द डे व्हेन ही वाज लाइबल टू गेट रजिस्टर्ड अप्लाई कर देता है सिर्फ, तो ग्रांटिंग जब मर्जी हो रजिस्ट्रेशन, आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कब ग्रांट होगा उसको छोड़ो, आप एलिजिबल हो जाओगे टू टेक द क्रेडिट फॉर इनपुट, सिर्फ इनपुट जो कि हेल्ड इन स्टॉक एज इनपुट या कंटेन्ड इन सेमी फिनिश्ड या कंटेन्ड इन फिनिश्ड विच आर अनसोल्ड। और ये कौन से स्टॉक का क्रेडिट देंगे आपको? जो आपके पास पड़ा हुआ था प्रिसीडिंग द डे व्हेन यू आर लाइबल टू पे टैक्स। इसका मतलब अगर आप लाइबल टू पे टैक्स थे फ्रॉम लेट्स से 20 अप्रैल, तो 19 अप्रैल को जो आपके पास स्टॉक पड़ा हुआ था इनपुट का, चाहे वो इनपुट की फॉर्म में, चाहे सेमी फिनिश्ड की फॉर्म में, चाहे वो कंटेन्ड इन फिनिश्ड विच इज अनसोल्ड, उन सब का हम आपको क्रेडिट दे देंगे। क्या सबको क्लियर है? यस सर, बिल्कुल सही है। याद रखना, आपको स्टॉक कौन सी तारीख का लेना है? इमीडिएटली प्रिसीडिंग डेट का लेना है। कम ऑन, इमीडिएटली प्रिसीडिंग डेट का लेना है। क्लियर है? यस सर। अब ऐसे ही इन्होंने क्लॉज बी में किन लोगों को बोला? सब कुछ सेम है। क्लॉज बी में उन्होंने बोला जो लोग वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लेंगे 25(3) के अंदर, उन्हें भी हम आईटीसी दे देंगे इन रिलेशन टू इनपुट जो कि कंटेन्ड एज इनपुट या फिर कंटेन्ड इन सेमी फिनिश्ड या फिनिश्ड विच आर अनसोल्ड। क्लियर है? लेकिन कौन से वाले स्टॉक का देंगे? जो एज ऑन द डेट प्रिसीडिंग द डेट व्हेन रजिस्ट्रेशन वाज ग्रांटेड। मतलब अगर उन लोगों को रजिस्ट्रेशन ग्रांट 28 तारीख को हुई है तो 27 तारीख को जो भी उनके पास स्टॉक ऑफ इनपुट होगा या स्टॉक ऑफ इनपुट कंटेन्ड इन सेमी फिनिश्ड होगा या स्टॉक ऑफ इनपुट कंटेन्ड इन फिनिश्ड विच आर अनसोल्ड होगा, उन सब का क्रेडिट उन्हें मिल जाएगा। तो अगर हम क्लॉज ए और बी को ढंग से देखें तो क्लॉज ए और बी में दोनों में कॉमन क्या था कि आपको जो क्रेडिट मिलेगा दैट विल बी इनपुट का क्रेडिट मिलेगा। ठीक है, इनपुट का क्रेडिट मिलेगा, ना कैपिटल गुड्स की बात हो रही है ना इनपुट सर्विसेज की बात हो रही है। क्लियर है? यस सर, बिल्कुल ठीक है। और इन दोनों में ना एक खास बात और भी थी कि ये दोनों ही अनरजिस्टर्ड थे और अब ये क्या बनने जा रहे हैं? रजिस्टर्ड बनने जा रहे हैं। अब ये क्या बनने जा रहे हैं? रजिस्टर्ड बनने जा रहे हैं। ए वाला वो था जो रजिस्ट्रेशन इसलिए अप्लाई कर रहा है क्योंकि वो लाइबल हो चुका है, मतलब उसकी टर्नओवर शायद एक्सीड कर चुकी है, और बी वाला अपनी मर्जी से रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहा है। क्लियर है? ऑल्दो वो लाइबल नहीं था, अपनी मर्जी से जा रहा था। ए वाले को जिस स्टॉक पे क्रेडिट मिलेगा वो कौन सा स्टॉक होगा? इमीडिएटली प्रिसीडिंग द डे व्हेन ही वाज लाइबल टू पे टैक्स, और बी वाले को मिलेगा इमीडिएटली प्रिसीडिंग द डे व्हेन रजिस्ट्रेशन वाज ग्रांटेड टू हिम, व्हेन रजिस्ट्रेशन वाज ग्रांटेड टू हिम। उम्मीद करता हूं ए और बी क्लियर हो चुका है, तो आप इसको यहां से हल्का सा पढ़ सकते हैं।
A person who takes registration under 25(3) यानी कि voluntary registration shall be entitled to take credit of input tax in relation to input which is held in stock या input contained in semi-finished, finished which are held in stock on the day immediately preceding the day when grant of registration. और ऊपर वाले को हमें देना था on the day immediately preceding the date when he become liable to pay tax under the provision of this act. I hope so A and B both are clear. ठीक है सर, आप समझ रहे हैं सेक्शन 18 की हेडिंग क्या है? सेक्शन 18 की हेडिंग है अवेलमेंट ऑफ क्रेडिट इन सर्टन स्पेशल केसेस, मतलब आपको पहले नहीं मिलता था लेकिन अब मिल जाएगा। ठीक है सर, अब हम पढ़ेंगे सी और डी। अब सी और डी को ना मैं अक्सर बोलता हूं कि एक साथ पढ़ना है और ए और बी को एक साथ पढ़ना है, ठीक है ना, उसका रीजन आपको समझ आ जाएगा। देखिए जब हम सी और डी पढ़ेंगे ना, जब हम किसको पढ़ेंगे, सी और डी को, लिखेंगे जरा सी और डी में कॉमन क्या है बेटा, सी और डी में जो लोग थे ना ये एक्चुअल में पहले से ही रजिस्टर्ड थे, ये पहले से ही रजिस्टर्ड थे, ठीक है ना, ये दोनों पहले से ही रजिस्टर्ड थे। वो अलग बात है कि सी वाले में ये आदमी रजिस्टर्ड था अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम यानी कि सेक्शन 10 में, ठीक है जी। और मान लेते हैं कि अब उसकी जो लिमिट थी कॉम्पोजिशन स्कीम वाली वो एग्जॉस्ट हो चुकी है, और जैसे ही लिमिट क्रॉस होती है आप सबको मालूम है कि वो आदमी फ्रॉम कॉम्पोजिशन टू क्या नॉर्मल स्कीम यानी कि सेक्शन 9 में पे टैक्स करता है। यस, तो अब लॉ क्या कहता है, ध्यान से सुनेंगे। अगर कोई पर्सन जो कि अर्लियर पे कर रहा था टैक्सेस अंडर सेक्शन 10 यानी कि कॉम्पोजिशन स्कीम, और अब वो लाइबल है टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 9 यानी कि नॉर्मल स्कीम, यानी कि 10 से आप कहाँ आ रहे हो, 9 में आ रहे हो, तो फिर ऐसे में लॉ ने कहा कि हम आपको एलिजिबल बनाएंगे फॉर क्रेडिट ऑफ, पहले लिखवा रहा हूं हल्का हल्का फिर मैं लॉ से ही पढ़ा दूंगा, इनपुट का भी और कैपिटल गुड्स का भी। यानी कि इस सिचुएशन में आपको जो क्रेडिट दिया जाएगा वो इनपुट का भी मिल जाएगा और कैपिटल गुड्स का भी मिल जाएगा। मैं रिपीट करूंगा, क्लॉज सी के अंदर हम किन लोगों की बात कर रहे हैं, जो अर्लियर वर पेइंग टैक्सेस अंडर सेक्शन 10, नाउ दे आर लाइबल टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 9। तो उनके लिए क्लॉज सी में का ओके फाइन, क्योंकि जब तुम 10 में थे तो तुम्हें आईटीसी मिलता नहीं था, क्योंकि अब तुम 10 से 9 में आ रहे हो यानी कि नॉर्मल स्कीम में आ रहे हो, तो डेफिनेटली तुम्हें हम आईटीसी देना शुरू कर देंगे, प्लस एक प्रिविलेज भी देंगे, हम आपको उन सभी इनपुट का और कैपिटल गुड्स का क्रेडिट दे देंगे जो आपके स्टॉक में पड़ा हुआ था, किस दिन, इमीडिएटली प्रिसीडिंग द डे व्हेन यू वर लाइबल टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 9। तो अगर आप सेक्शन 9 के लिए लाइबल हो गए थे ऑन 20th अप्रैल, तो 19 अप्रैल को जो तुम्हारे पास स्टॉक ऑफ इनपुट या कैपिटल गुड्स पड़ा था उन सभी स्टॉक्स पर आप एलिजिबल हो जाओगे टू टेक द क्रेडिट्स। क्या समझ आ गया? और लैंग्वेज वही है, चाहे इनपुट पड़ा हो इन द फॉर्म ऑफ इनपुट, या इनपुट कंटेन्ड इन सेमी फिनिश्ड, या इनपुट कंटेन्ड इन फिनिश्ड विच आर अनसोल्ड, और कैपिटल गुड्स पे जो क्रेडिट मिलेगा उसमें कुछ परसेंटेज लेस किया जाएगा, जो रूल 40 बताएगा हमें, जो कहाँ लिखा हुआ है, रूल 40 में। एंड आई एम वेरी श्योर आपको रूल 40 मैंने क्लास में बहुत अच्छे से बताया हुआ है। कौन बताएगा? 5% पर क्वार्टर या पार्ट देयर ऑफ, वो लेस करेंगे आप जितने पीरियड के लिए आपने उसको इस्तेमाल किया था, बैलेंस क्रेडिट आप अवेल कर सकते हैं, ऐसा क्लॉज सी में कहा गया। ठीक है, अभी पढ़ाऊंगा मैं आपको। ऐसे ही डी में कौन से लोग थे? जो पहले एग्जम्प्टेड सप्लाई कर रहे थे और अब अचानक से वो एग्जम्पशन विड्रॉ हो गई है, एंड दैट एग्जम्प्टेड सप्लाई नाउ बिकम्स क्या? टैक्सेबल सप्लाई। तो अब लॉ ने कहा ओके फाइन, जिस दिन ऐसा होगा दिस एग्जम्प्टेड सप्लाई विल बिकम टैक्सेबल सप्लाई, उस दिन से एक दिन पहले जो भी आपके पास स्टॉक होगा, किसका? इनपुट का और कैपिटल गुड्स का, आप उसके लिए एलिजिबल हो जाओगे टू टेक द क्रेडिट। लैंग्वेज सेम है, इनपुट कंटेन्ड इन इनपुट फॉर्म या इन सेमी फिनिश्ड या फिनिश्ड विच आर अनसोल्ड, और कैपिटल गुड्स का मिलेगा लेकिन अगेन कुछ परसेंटेज लेस करके मिलेगा, और वो परसेंटेज कितनी है? 5% पर क्वार्टर या पार्ट देयर ऑफ। क्लियर है? यस सर। तो आइए देख लेते हैं इसको, सी और डी को। वेयर अ रजिस्टर्ड पर्सन, प्लीज इसको अंडरलाइन करेंगे, रजिस्टर्ड पर्सन, ठीक है ना। सी के अंदर
हम जिन लोगों को इनपुट और कैपिटल गुड्स दोनों दे रहे हैं वो कौन से लोग थे? रजिस्टर्ड पर्सन थे, ठीक है। सीजेस टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 10, मतलब सेक्शन 10 से वो अब बाहर आ रहे हैं। ही शैल बी एंटाइटल्ड टू टेक द क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स व्हिच इज प्रीसीडिंग द डेट व्हेन ही बिकम लायबल टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 9, यानी कि नॉर्मल स्कीम। क्लियर है? ऐसे डी भी पढ़ लेते हैं, बट इसमें लिखा हुआ है प्रोवाइडेड दैट द क्रेडिट ऑफ कैपिटल गुड शैल बी रिड्यूस्ड बाय 5% पर क्वार्टर। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। और ये 5% पर क्वार्टर या पार्ट देयर ऑफ कहाँ से काउंट शुरू करेंगे आप? फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस। ठीक है सर। फिर आगे कहता है कि वेयर एन एग्जाम्प्ट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ बाय द रजिस्टर्ड पर्सन। आप देख रहे हैं हर सी और डी में, दोनों में वो आदमी रजिस्टर्ड था, ध्यान रखना। बिकम्स टैक्सेबल सप्लाई। एग्जाम सप्लाई अचानक से क्या बन गई? टैक्सेबल सप्लाई। आप सबको मालूम है जब तक वो एग्जाम्ट होगी आपको आईटीसी नहीं मिल रहा होगा, लेकिन अचानक जब वो टैक्सेबल हुई तो क्या आपको आईटीसी मिलना शुरू हो जाएगा? यस। अलॉन्ग विद उस स्टॉक का भी आईटीसी मिल जाएगा जो एक दिन पहले आपके पास पड़ा होगा, इनपुट का भी और कैपिटल गुड्स का भी। सो सच पर्सन शैल बी एंटाइटल्ड टू टेक द क्रेडिट ऑफ दिस कंटेन्ड इन दिस एक्सक्लूसिवली exempt supply and on capital goods exclusively used for such exempt supply on the date immediately preceding the date from which when such supply become taxable। क्या सबको क्लियर हो गया? सर बिल्कुल समझ आ गया। एक बच्चा कहता है सर एक शब्द ना आप मेरे को दोबारा समझाना, पढ़ना कौन सा वाला? उन कैपिटल गुड्स को ये दे रहे हैं जो एक्सक्लूसिवली फॉर एग्जम्प्ट सप्लाई थे। मतलब सर देखो एक्सक्लूसिवली फॉर टैक्सेबल वाले का तो बात ही नहीं होगा क्योंकि वो तो आप पहले ही ले रहे होगे, राइट। और जो पार्टली एग्जम्प्ट और पार्टली टैक्सेबल है, क्या उसको सेक्शन 17 डील कर रहा होगा? बिल्कुल। उसके लिए रूल 43 लग जाएगा, बिल्कुल। तो यहां पर फिर कौन से वाले कैपिटल गुड्स रह गए जिनका ना 17 में मिला और ना ही नॉर्मल मिला? तो आप क्या बोलोगे? सर सिर्फ वो वाले कैपिटल गुड्स रह गए होंगे जो एक्सक्लूसिवली यूज हो रहे थे फॉर एग्जाम सप्लाई। तो क्या अब उनका भी मिल जाएगा? यहां पे लिखा हुआ है, लेकिन सारा मिलेगा? नो। कैपिटल गुड्स का जो है रिड्यूस करके मिलेगा। और कितना रिड्यूस होगा? रूल 40 में लिखा हुआ है 5% पर क्वार्टर या पार्ट देयर ऑफ फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस। क्लियर है? यस सर। तो मेरे ख्याल से सेक्शन 18 सब सेक्शन 1 4 क्लॉजेस क्लियर। ए और बी हमने पढ़ा था जो अभी तक तो अनरजिस्टर्ड थे बट वो रजिस्टर्ड होने जा रहे थे। और सी और डी में हमने पढ़ा ऑलरेडी रजिस्टर्ड थे बट पहले नहीं मिलता था, अब मिलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि ये पहले रजिस्टर्ड थे तो इनको एक प्रिविलेज एक्स्ट्रा दिया गया, इनको इनपुट के साथ साथ कैपिटल गुड्स का भी दिया गया। वो अलग बात है कि कैपिटल गुड्स का थोड़ा रिड्यूस करके दिया गया। और ए और बी के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको इनपुट का दिया जाएगा। रीजन क्योंकि दोनों अनरजिस्टर्ड थे और पहली बार क्या बनने जा रहे थे? रजिस्टर्ड। तो थोड़ा प्रिविलेज कम दिया गया। क्या सबको क्लियर? यस सर। फिर इन्होंने एक कंडीशन और लगा दी कि 18(1) के अंदर जिन इनपुट के स्टॉक का क्रेडिट हम आपको दे रहे हैं या जिन कैपिटल गुड्स का हम आपको क्रेडिट दे रहे हैं, याद रखना वो इनपुट का जो इनवॉइस है वो 1 साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। क्या मतलब है? अ रजिस्टर्ड पर्सन शेल नॉट बी एंटाइटल्ड टू टेक क्रेडिट under subsection 1 in respect of supply of goods or services or both to him after expiry of 1 year from the date of issuance of tax invoice relating to such a supply। तो आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि जो माल पड़ा हुआ था उसका इनवॉइस कितना पुराना था। ठीक है जी? ठीक है सर, बहुत बढ़िया। तो ये हमने 18(1) 18(2) समझ आ गया हमें। अब सीधा ही ना 18(4) पढ़ना है आपने। 18(4) पढ़ना है। 18(4) बिल्कुल उल्टा है बेटा। बिल्कुल उल्टा कैसे है सर? देखो ऐसे समझिएगा कि अगर मैं ये कहूं कि आप सेक्शन 10 से 9 में आए तो 10 में आपको नहीं मिलता था बट नॉर्मल स्कीम में मिलना शुरू हो गया। ऐसा भी तो हो सकता है कि कुछ लोग सेक्शन 9 से 10 में चले जाएं। हाँ सर हो सकता है। अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि पहले मेरी सप्लाई टैक्सेबल थी और अब एग्जम्प्ट हो गई। हाँ सर ये भी हो सकता है। तो अब मेरा क्वेश्चन है, उल्टा सोचो, उल्टा 9 से आप 10 में जा रहे हो और टैक्सेबल वाली सप्लाई अब एग्जम्प्ट हो गई। तो बस मुझे इतना बता दो, क्या इस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर क्या हमारा क्रेडिट
अवेलमेंट होएगा या वापस रिवर्स करना होगा? बिल्कुल सही, रिवर्सल होगा। तो 18.4 बातें करेगा अबाउट रिवर्सल। किसके बारे में बात करेगा? अबाउट रिवर्सल। ठीक है जी। तो यहां पर हम लोग रिवर्सल डिस्कस करने जा रहे हैं। बड़े ध्यान से समझना, क्योंकि इसके ऊपर मैं आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराऊंगा, और प्रैक्टिकल क्वेश्चन जब मैं कराऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि उसमें कहां गड़बड़ होने वाली है। ठीक है ना? ठीक है सर, लिखेंगे जरा। वेयर एनी रजिस्टर्ड पर्सन हु हैज अवेल्ड आईटीसी ऑप्ट टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 10, मतलब उसने अब ऑप्ट कर लिया है कि वो सेक्शन 10 में जाएगा। वेयर गुड्स और सर्विसेज बोथ सप्लाइड बाय हिम, जो कि बिकम होली एग्जाम। दो केसेस ले लिए इन्होंने, यानी कि सी और डी का केस ले लिया। ही शैल पे एन अमाउंट, उसको अमाउंट पे करना पड़ेगा बाय वे ऑफ डेबिट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। आप सबको याद होगा कि हम लोगों ने पेमेंट का चैप्टर पढ़ा था, और मैंने आपको कहा था कि पेमेंट कैसे की जाती है? बाय डेबिटिंग क्रेडिट लेजर, और अगर क्रेडिट लेजर में पैसा ना हो तो कैश लेजर। इक्विवेलेंट टू द क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स, जो कि इन रिस्पेक्ट ऑफ इनपुट हेल्ड इन स्टॉक एंड इनपुट कंटेन्ड इन सेमी फिनिश या फिनिश हेल्ड इन स्टॉक एंड ऑन कैपिटल गुड्स। मतलब आपको जो भी आपके पास स्टॉक पड़ा हुआ है इनपुट का, चाहे इनपुट की फॉर्म में, चाहे सेमी फिनिश या फिनिश की फॉर्म में, और जो भी आपके पास स्टॉक पड़ा हुआ है कैपिटल गुड्स का, उन सभी से रिलेटेड आपको जितना भी इनपुट टैक्स था जो आपने लिया था, वो आपको वापस करना है। ठीक है ना? वो आपको क्या करना है? वापस करना है। मैं रिपीट करूंगा। अब बच्चा कहता है सर कैसी बातें कर रहे हो? सर मैंने तो लिया था 1000 क्वांटिटी और स्टॉक में पड़ी है 200 क्वांटिटी, तो क्या मैं 1000 का वापस करूंगा? नो, वापस हमें उतने का ही करना जितना स्टॉक में इनपुट होगा। तो अगर आपने 1000 क्वांटिटी खरीदी थी और उसका क्रेडिट था 10,000, बची हुई है 200, तो आपको रिवर्स कितना करना है? प्रोराटा बेसिस पे 200 वाले का आपको वापस पे करना है। जो 800 आपने इस्तेमाल कर ली उसका क्रेडिट आपको रिवर्स नहीं करना। क्लियर है ना? यस सर। तो सिर्फ उतने इनपुट का ही आपको वापस करना है जो स्टॉक में पड़ा हुआ था। अच्छा ठीक है सर। फिर आगे कहते हैं रिड्यूस्ड बाय 5% पर क्वार्टर। अब ये लैंग्वेज थोड़ी सी हमें चेंज करनी है बेटा। कैपिटल गुड्स का हमें वापस करना है 5% पर क्वार्टर। ये लैंग्वेज अब यहां से हटा देनी है आपने, ये हटानी है। कैपिटल गुड्स का आपको कितना वापस करना है वो मैं आपको सिखा रहा हूं रूल 44 के अंदर। ठीक है जी? तो लिखो जरा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे हम। सेक्शन 18 सबसेक्शन 4 रूल 44, मार्क कर लीजिए। सेक्शन 18 सबसेक्शन 4 रूल 44। अब इसका एक एग्जाम्पल ना, एक काम करते हैं हम लोग, रूल्स में से उठाते हैं जो खुद गवर्नमेंट ने हमें एक एग्जाम्पल बनाकर दिया है रूल 44 के अंदर। ठीक है ना? तो वहीं से पिक करेंगे ताकि आप लोगों को ना ध्यान रहेगा कि इसको किस तरह से अटेम्प्ट करना है आपने। ठीक है? देखो जरा रूल 44, आई एम वेरी श्योर आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। रुको जरा, वेट, देखो जरा बेटा, ये मैं रूल 44 पढ़ा रहा हूं आपको, फिर उसके बाद एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करा दूंगा। ठीक है? द अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स रिलेटिंग टू इनपुट हेल्ड इन स्टॉक, इनपुट कंटेन्ड इन सेमी फिनिश हेल्ड इन स्टॉक एंड कैपिटल गुड्स हेल्ड इन स्टॉक शेल फॉर द पर्पसेज ऑफ सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 18। मतलब 18 सबसेक्शन 4 वही पढ़ा रहा हूं मैं आपको। शेल बी डिटरमाइंड इन द फॉलोइंग मैनर। कहते हैं इनपुट के लिए तो आपने सिर्फ क्या करना है? प्रोराटा करना है। ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक है ना? प्रोराटा करना है। ये लिखा ना प्रोपोर्शनेटली। प्रोपोर्शनेटली का मतलब समझ रहे ना? 1000 इनपुट आए थे, उसका क्रेडिट 10,000 था और हमारे पास स्टॉक में पड़े हुए हैं 200, तो 200 का कितना होगा वो आप निकाल लेना। तो इनपुट में तो दिक्कत आनी नहीं। कैपिटल गुड्स का सीख लेते हैं। देखिए कैपिटल गुड्स में ना पहले हम लोग क्या पढ़ते थे पता है? कि कैपिटल गुड्स का 5% पर क्वार्टर या पार्ट देयर ऑफ माइनस करके आपको देना था। लेकिन अब रूल 44 ने क्या कहा? ध्यान से सुनना। रूल 44 ने कहा कि आपको क्या करना है, मान लो कैपिटल गुड्स ऑलरेडी 4 साल 6 महीने 15 दिन यूज हो चुका है। मतलब अब कैलकुलेशन बिल्कुल अलग है। मतलब आपने ये देखना है कि उस पर्टिकुलर डे तक वो कैपिटल गुड्स कितना पीरियड यूज हो चुका था। तो हमने देखा जी 4 साल 6 महीने 15 दिन वो यूज हो चुका था। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा अब एक बात बताओ,
टोटल लाइफ आप सबको मालूम है कि जीएसटी के अंदर हम कितना लेते हैं, 5 ईयर, 5 ईयर इज इक्वल टू 60 मंथ्स। यस सर। उन्होंने कहा ये बताओ अब इसके कितने रिमेनिंग मंथ्स रहते हैं, रिमेनिंग मंथ्स बता दो। तो हमने कहा जी इसके रिमेनिंग मंथ्स हैं 5 मंथ्स 15 दिन। इसका मतलब एज पर जीएसटी इस एसेट की लाइफ, इस कैपिटल गुड्स की लाइफ क्या 15 मंथ ना, सॉरी 5 मंथ्स 15 दिन रह गई है। यस, तो फ्रैक्शन इग्नोर कर देना, तो आप रिमेनिंग लाइफ निकाल लो। इसका मतलब जो नया मेथड हम लोग पढ़ रहे हैं रूल 44 के अंदर, वो क्या पढ़ रहे हैं हम लोग कि एवरी टाइम वी नीड टू कैलकुलेट क्या, कम ऑन एवरी टाइम वी नीड टू कैलकुलेट द, कम ऑन यार, रिमेनिंग लाइफ ऑफ दैट कैपिटल गुड्स। कम ऑन, क्या निकालना है, रिमेनिंग लाइफ ऑफ दैट कैपिटल गुड्स निकालना है। ठीक है सर। अब जैसे ही रिमेनिंग लाइफ निकल आएगी ना, तो उन्होंने कहा भाई काम करो, जितना तुमने क्रेडिट लिया था उसको सी बोल देते हैं, वो जो क्रेडिट था वो 60 मंथ्स का था ना, इनटू रिमेनिंग लाइफ कर दो, वो अब आप हमें वापस पे कर दो। मतलब पे कितना करना है, समझ आ गया, क्रेडिट रिलेटिंग टू द रिमेनिंग लाइफ आपको वापस करना है, ये ध्यान रखना। इसका मतलब अब हम 5% पर क्वार्टर या पार्ट डेयर ऑफ के तरीके से नहीं करेंगे, एवरी टाइम हम क्या निकालेंगे, रिमेनिंग लाइफ बाय अप्लाइंग रूल 44। क्या सबको क्लियर है या नहीं? यस सर। रूल 44 हम अप्लाई करा करेंगे और उसमें एवरी टाइम हम क्या कैलकुलेट करा करेंगे, उसकी रिमेनिंग लाइफ कैलकुलेट करा करेंगे। ठीक है सर। सर एक बारी क्वेश्चन प्रैक्टिकल करा दोगे आप? बिल्कुल सर, अब मैं प्रैक्टिकल करा देता हूं आपको। लिखो सारे। लिखो जरा। सपोज करो ऑन 20th April supply becomes, with effect from 20th April आपकी सप्लाई एग्जम्प्टेड हो जाती है, जो कि पहले क्या थी, टैक्सेबल। ठीक है। और 19 अप्रैल को हमारे पास इनपुट स्टॉक में पड़ा हुआ था 500 क्वांटिटी। ठीक है। और कैपिटल गुड्स भी पड़े हुए थे। ठीक है ना, कैपिटल गुड्स भी पड़े हुए थे, जिस पर हम ऑलरेडी इनपुट टैक्स क्रेडिट ले चुके थे। प्रिज्यूम कर लेते हैं 2 लाख रुपए, इस पर आप ऑलरेडी आईटीसी 2 लाख रुपए का ले चुके थे। ठीक है सर। अगर मैं ये कहूं कि जो हमने इनपुट एक्चुअल में परचेज किया था वो था 10,000 क्वांटिटी, जिसके ऊपर आईटीसी हमने लिया था 2 लाख रुपए का। ठीक है। और ये कैपिटल गुड्स जो है ना, ये हमने 3 years 7 months 20 days पहले लिया था। ठीक है जी। तो आपको मुझे बताना है सेक्शन 18(4) रेड विद रूल 44, हमें कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा टू द गवर्नमेंट, ईदर बाय डेबिटिंग क्रेडिट लेजर और बाय डेबिटिंग कैश लेजर। सो दैट इज माय क्वेश्चन। तो मैं ही कराऊंगा, ध्यान से देखना। तो लिखेंगे अमाउंट पेबल, अमाउंट पेबल। ठीक है ना, मैंने पहले ही कहा था कि इस बार जब मैं पढ़ाऊंगा मिशन 2.0 तो थोड़ा अलग रहेगा, हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन को भी समझेंगे कि किस तरीके से पेपर में आ सकते हैं। ठीक है सर। तो आप मुझे बताओ, सबसे पहले तो आपको इनपुट का वापस पे करना है, राइट? आपको क्या वापस करना है? इनपुट का पे करना है। कैसे पे करेंगे सर? प्रोराटा बेसिस। सर देखिए, 10,000 क्वांटिटी के लिए आईटीसी था 2 लाख, स्टॉक में बची हुई है 500, तो 500 के लिए हमें कितना रिवर्स करना पड़ेगा वो हमने कैलकुलेट कर लिया। तो सर ये आ गया 10,000, खत्म, सिंपल। तो 10,000 रुपए हमें इनपुट से रिलेटेड क्रेडिट को रिवर्स करना पड़ेगा। ठीक है सर। अब मुद्दा है कैपिटल गुड्स का कितना रिवर्स करना है। तो अगेन ध्यान से सुनेंगे। कैपिटल गुड्स का क्रेडिट कितना लिया था आपने? 2 लाख। दिस वाज फॉर 60 मंथ्स इनटू रिमेनिंग लाइफ। इनटू क्या करना है? रिमेनिंग लाइफ। अब रिमेनिंग लाइफ कैसे निकलेगी, ध्यान से देखेंगे। 3 साल में 36 महीने होते हैं, यस, प्लस 7
कितना हो गया 36 + 7 43 मंथ्स हो गया, और 20 डेज को भी ना 1 मंथ ले लेना, तो ये हो गया 44 मंथ्स। कितना हो गया 44 मंथ्स। अब 60 मंथ में से 44 मंथ गए, कितने बचे 16 महीने, तो आप इंटू कर देना 16, खत्म हो गया। अच्छा सर ये तो बड़ा आसान है। यस, तो 2 लाख फॉर 60 मंथ, तो रिमेनिंग लाइफ वो 16 महीने, वो आप कैलकुलेट करो और ये टोटल अमाउंट आप हमें क्या कर दो, पे कर दो। तो दिस इज हाउ डू वी कैलकुलेट द अमाउंट पेएबल अंडर सेक्शन 18 सब सेक्शन 4 रेड विद रूल 44। क्या सबको क्लियर हो गया? यस सर। रूल 44 में आपको कहो तो एक बार फिर दोबारा दिखा देता हूं ताकि किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, है ना। एक बार दोबारा पढ़ लेंगे। कहते हैं, आप पढ़ सकते हैं आराम से, मैनर ऑफ रिवर्सल ऑफ क्रेडिट पढ़ा रहा हूं, रूल 44, है ना, बहुत क्लियर है। फॉर द पर्पसेज ऑफ सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 18 सबसेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 29। ये कब लगता है बाद में बताऊंगा, अभी हम 18(4) पढ़ रहे हैं तो उस पर ही फोकस करना है हमें, ठीक है। इनपुट का हमें वापस कैसे करना है, प्रोपोर्शनेटली, और कैपिटल गुड्स का वापस कैसे करना है, उसके लिए उन्होंने हमें यहाँ पे क्लियरली एक इलस्ट्रेशन बना के दी हुई है और साफ लिखा हुआ है कि जितना भी क्रेडिट होगा डिवाइड बाय 60 इंटू 5, और 5 क्या था, उसकी रिमेनिंग लाइफ। क्या समझ आ गया? और रिमेनिंग लाइफ अगर मान लो 6 महीने 2 दिन है तो आपने 6 महीने लेना है, 6 महीने 30 दिन 29 दिन है तो भी 6 महीने लेना है, फ्रैक्शन इग्नोर करना है रिमेनिंग लाइफ में। क्लियर है सर? बिल्कुल समझ आ गया, बहुत बढ़िया। चलो वेरी गुड वेरी गुड, चलो जी वेरी वेल डन। तो उम्मीद करता हूँ 18(4) हमारे को क्लियर हो गया है, ठीक है सर। 18(4) हमने पढ़ लिया। चलो, तो अब ये जो लिखा है ना 5% पर क्वार्टर लेस करना है, ये नहीं करना है आपने, रूल 44 अप्लाई करेंगे हम। आगे देखेंगे जरा। अब वो कह रहे हैं कि अगर मान लो आप पहले दे रहे थे टैक्सेबल, अचानक से हो गई एग्जम्प्टेड सप्लाई, तो पहले तो हमने क्या करना है, सारा क्रेडिट जो हमने कैलकुलेट किया उस तरीके से वापस कर दो। अब लोग कहते हैं कि मान लो वापस करने के लिए आप डेबिट करोगे ई क्रेडिट लेजर को। यस, मान लो टोटल अमाउंट निकल कर आ रहा था 35,000, तो क्रेडिट लेजर में पड़ा हुआ था 40, तो 35 पे करने के लिए क्या हमने 40 को 40 में से 35 डेबिट कर दिया। यस, अभी भी क्रेडिट लेजर में कितना पड़ा हुआ है 5। तो अब लॉ क्या कहता है, अगर आफ्टर पेमेंट कोई भी बैलेंस ऑफ आईटीसी अगर क्रेडिट लेजर में पड़ा हुआ है तो सर वो लैप्स हो जाएगा, मतलब वो भी अपने आप खत्म हो जाएगा। क्रक्स ऑफ द स्टोरी, क्रेडिट लेजर में कुछ भी नहीं बचना चाहिए वंस आप 10 से 9 में आ रहे हैं, सॉरी नॉर्मल से कॉम्पोजिशन में आ रहे हैं, या फिर आपका पहले क्या था कम ऑन टैक्सेबल और अब क्या है एग्जम्प्टेड। तो फिर ऐसे में ई क्रेडिट लेजर में कुछ भी नहीं बचना चाहिए, और अगर कुछ बच जाएगा पे करने के बाद तो वो ऑटोमेटिकली लैप्स हो जाएगा, वो हम वहां से हटा देंगे। क्या सबको क्लियर? यस सर। अब ये भी लिखा हुआ है द अमाउंट क्रेडिट अंडर सबसेक्शन 1 and amount payable under subsection 4 shall be calculated in the manner as prescribed in 18(5). as prescribed में मैंने बता दिया, 18(1) के लिए रूल 40 था और 18(4) के लिए रूल 44 था। क्लियर हो गया? यस सर। अच्छा सर एक बात बताओ, रूल 40 में क्या अभी भी 5% पर क्वार्टर है? यस, मैं वो भी चेक करा देता हूं ताकि आप लोगों को ऐसा लगे कि हमने पूरा चीज जो है ना विद लॉजिक समझी है। ये देखो, ये देखो, जब रूल 40 आएगा ना, देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, द आईटीसी क्लेम्ड। हाँ जी, यहां पर सिर्फ बात हो रही है सबसेक्शन 1 की। इसका मतलब 18 सबसेक्शन 1 के लिए जब आप अप्लाई करेंगे तो वहां पर हमें कौन सा अप्लाई करना है, रूल 40। और रूल 40 में क्लियर लिखा हुआ है कि हमें 5% पर क्वार्टर ही लेना है। ठीक है जी, ठीक है सर, बिल्कुल सही है। तो आई एम वेरी श्योर दिस इज क्लियर नाउ। अगर कहते हो तो मैं एक बार लिखवा ही देता हूं इस चीज को। लिखो बेटा, इसको ना आपको लिख लो, ज्यादा बेटर रहेगा, नहीं तो आप ऐसे फिर फंसते रहोगे। लिखो, सेक्शन 18(1)(c) एंड D
18(4), ठीक है जी। इसमें वो कहता है अवेल करो क्रेडिट, इनपुट का जो आपके स्टॉक में पड़ा होगा और कैपिटल गुड्स का, बट रिड्यूस बाय परसेंटेज। परसेंटेज कितना? 5% पर क्वार्टर या पार्ट देयर ऑफ, जो आएगा वो अवेल कर लेना। इसके लिए हमने कौन सा रूल पढ़ लिया? 40 पढ़ लिया, खत्म हो गई ना बात, ठीक है। और 18(4) में हम बात करते हैं रिवर्सल की, यानी कि पे करने की। और जब पे करने की बात आएगी तो आपको 44 रूल पढ़ना है। और रूल 44 में उन्होंने साफ बोल दिया रिवर्सल इनपुट का कैसे होगा? प्रोपोर्शनेटली होगा। और कैपिटल गुड्स का कैसे होगा? फॉर रिमेनिंग लाइफ होगा, ठीक है जी, दैट्स इट। लो जी, तो मेरे ख्याल से अब बिल्कुल ये अगर आपको क्लियर है तो इसके ऊपर क्वेश्चन अगर आएगा तो आप अटेम्प्ट कर लोगे। 5% पर क्वार्टर या पार्ट देयर ऑफ कहाँ लगाना? सिर्फ जब अवेलमेंट की बातें आएगी। जब रिवर्सल की बात आएगी तो रिमेनिंग लाइफ ऑफ द कैपिटल गुड्स कैलकुलेट करना और उस पर आप कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है जी, ठीक है सर। कई बच्चे कहते हैं सर इतना कॉम्प्लिकेटेड था ये, देख लो आप, आपके सामने ही है। चलो अब हमारा 18(1), 18(2), 18(4), 18(5) सारे हो गए? यस सर। अब चलते हैं 18(3) पे। 18(3) क्या था मैं आपको याद करा देता हूं सर। ये था ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट्स। ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट्स आपको याद होगा, जैसे सपोज करो डी मर्जर हो रहा है या अमेलगमेशन हो रही है, सेल हो रहा है, तो नॉर्मली क्या होता है कि इन सब केसेस के अंदर अगर मान लो ए लिमिटेड ट्रांसफर हो जाती है बी लिमिटेड में, तो मेरा क्वेश्चन था अगर सारे एसेट सारे लाइबिलिटीज ट्रांसफर हो रहे हैं तो क्या क्रेडिट भी ट्रांसफर होगा या नहीं? दैट वाज द क्वेश्चन। और सेक्शन 18 सब सेक्शन 3 ने कहा था यस, क्रेडिट कैन बी ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट टू सर्टन कंडीशन विच आर गिवन इन रूल 41। तो उसके लिए रूल 41 पढ़ाया जाता था। मैं आपको फटाफट से पढ़ा देता हूँ ब्रीफ करके, ठीक है, पढ़ेंगे जरा। वेयर देयर इज चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ रजिस्टर्ड पर्सन ऑन अकाउंट ऑफ सेल, मर्जर, डी मर्जर, अमेलगमेशन, लीज, ट्रांसफर ऑफ बिजनेस विद स्पेसिफिक प्रोविजन ऑफ ट्रांसफर ऑफ लाइबिलिटी। मतलब ये ध्यान रखना कि सिर्फ एसेट्स ट्रांसफर नहीं होने चाहिए, एसेट्स के साथ साथ लाइबिलिटीज भी अगर ट्रांसफर होंगी तभी ये माना जाएगा कि दिस इज चेंज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आपने खाली एसेट ट्रांसफर कर दिए तो याद रखना 18(3) नहीं लगेगा, वहां पर 18(6) लग जाएगा, वो सेल ऑफ एसेट्स मान लिया जाएगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, ट्रांसफर ऑफ एसेट्स अलोंग विद लाइबिलिटी अगर है तभी आप 18(3) में हो। अगर खाली एसेट्स ट्रांसफर करोगे तो 18(6) में चले जाओगे, ध्यान रखना, ठीक है सर। द सेड रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी अलाउड टू ट्रांसफर इनपुट टैक्स क्रेडिट। आप आईटीसी ट्रांसफर कर सकते हो जो कि अनयूटिलाइज पड़ा होगा ई क्रेडिट लेजर के अंदर टू सच सोल्ड, मर्ज, डीमर्ज, अमेलगमेटेड, ट्रांसफर्ड बिजनेस बट एज रूल्स प्रिस्क्राइब्ड इन रूल 41। तो रूल 41 में उन्होंने क्या बताया है मैं आपको थोड़ा सा ऐसे ही बता देता हूँ। देखो रूल 41 में ना जो ट्रांसफरर होगा ना उसको क्या करना होगा, कॉमन पोर्टल पर जीएसटी आईटीसी 02 फाइल करना होगा, ठीक है, अलॉन्ग विद एप्लीकेशन फॉर द पर्पसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ क्रेडिट्स, ठीक है सर। अच्छा, फिर उसके बाद वो कहता है कि जब जो ये आप कैलकुलेशन करोगे ना उसके लिए आपको एक कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट भी अटैच करवानी है फ्रॉम प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट, जो इस बात को सर्टिफाई करेगा कि ये जो भी हुआ है along with has been done with specific provision of transfer of liability also। क्योंकि अगर ऐसा नहीं हो रहा तो फिर आप 18(3) में आएंगे ही नहीं, ठीक है सर। और जैसे ही आप फाइल करेंगे जो ट्रांसफरी होगा वो उसको एक्सेप्ट करेगा। तो आपने यहां से जीएसटी आईटीसी 02 में अपनी सारी इंफॉर्मेशन दे दी कि ये चीजें मैं ट्रांसफर कर रहा हूं और सामने वाला रिसिपिएंट उसको क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। जैसे ही वो एक्सेप्ट करेगा ऑटोमेटिकली उसके क्रेडिट लेजर के अंदर वो सारा का सारा आईटीसी ट्रांसफर हो जाएगा, सिंपल, ठीक है सर। अब पढ़ाने जा रहा हूं वेरी 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 इंपॉर्टेंट 18(6) और इसमें तो कंफ्यूजन है क्योंकि इसमें तो एम्बिग्विटी इन द लॉ है, लॉ में ही गड़बड़ करी हुई है इन्होंने। तो पहले मैं सरल तरीके से बताऊंगा, फिर मैं आपको दिखाऊंगा
कि लॉ ने कहाँ गड़बड़ करी हुई है, ठीक है ना। आप खुद मान जाओगे कि यस सर ऐसी गड़बड़ लॉ कैसे कर गया, ठीक है ना। आइए देखते हैं। देखो कहते हैं अगर मान लो आप सप्लाई करते पाए गए, किसकी, कैपिटल गुड्स या प्लांट एंड मशीनरी की, जिस पर आप ऑलरेडी क्या ले चुके थे, आईटीसी। मान लो मेरे पास एसी था जो कि मैं बिजनेस में यूज कर रहा था और उस पर मैं ऑलरेडी क्लेम कर चुका हूं इनपुट टैक्स क्रेडिट। और अगर मान लो अब मुझे लग रहा है कि इसको डिस्पोज ऑफ करना है, तो आपको मालूम है कि सेक्शन 7 में क्या लिखा हुआ था, डिस्पोजल इज ऑल्सो टेकन एज सप्लाई। तो लॉ कहता है कि अगर तू सप्लाई करता पाया गया ऐसी कोई भी कैपिटल गुड्स या प्लांट एंड मशीनरी जिस पर तू ऑलरेडी क्या ले चुका है, आईटीसी, जिस पर तू क्या ले चुका है, आईटीसी, द रजिस्टर्ड पर्सन शैल पे, जो भी रजिस्टर्ड पर्सन होगा उसको पे करना पड़ेगा अमाउंट। कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा, ध्यान से देखेंगे, इक्वल टू आईटीसी टेकन, जितना तूने आईटीसी लिया था, एज रिड्यूस्ड बाय 5, इसको आप 5% पर क्वार्टर ना लिख के ऐसे लिख लो क्योंकि ये कंफ्यूजन है, ये ऐसे लिख लो, एज रिड्यूस्ड बाय स्पेसिफाइड परसेंटेज। अब ये स्पेसिफाइड परसेंटेज आप सबको मालूम है 5% लिखी हुई है, बट आप स्पेसिफाइड परसेंटेज लिखो, मैं आपको दिखाऊंगा गड़बड़ कहां पे है। या टैक्स ऑन ट्रांजैक्शन वैल्यू ऑफ कैपिटल गुड्स विच एवर इज हायर। देयर आर 2 थिंग्स, लिखो सामने, लिखो जरा इसके। आपको पे क्या करना है, जो भी आईटीसी आपने अवेल किया था माइनस 5% पर क्वार्टर या पार्ट देयर ऑफ, जो भी आएगा, या तो ये या फिर टैक्स पे कर देना ऑन ट्रांजैक्शन वैल्यू, इन दोनों में से जो भी हायर होगा ये आपको पे करना है बेटा। आवाज मारो, ये आपको क्या करना है, पे कर देना है वापस एज पर सेक्शन 18(6). देखो जब मैं ये पढ़ाता था ना तो मेरे ख्याल से बहुत सिंपल सा ही था। बच्चा कहता था सर कोई दिक्कत नहीं है, मैं कैलकुलेट कर लूँगा, पहले मैं ये निकालूंगा फिर मैं ये निकालूंगा, दोनों में से जो हायर होगा मैं पे कर दूंगा, इट इज़ वेरी सिंपल। अब मैं आपको दिखाता हूँ गड़बड़ कहाँ पे है, गड़बड़ चेक कराऊंगा मैं आपको। 18(6) पढ़ रहे हो, ध्यान रखना, क्या पढ़ रहे हो आप, 18(6). अब गड़बड़ क्या है वो मैं आपको चेक करा देता हूँ, ध्यान से पढ़ना है आपने, सब कुछ आपके सामने है, मैं कुछ छुपा नहीं रहा आपसे, आप देखना कहाँ दिक्कत आने वाली है। ये रूल 40 है, ठीक है। अब इस रूल 40 के अंदर आप लोगों ने सब रूल 2 पढ़ना है। देखो क्या लिखा है, द अमाउंट ऑफ क्रेडिट इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ कैपिटल गुड्स या प्लांट एंड मशीनरी फॉर द पर्पस ऑफ सबसेक्शन 6 ऑफ 18, हम 18(6) पढ़ रहे हैं, यस, शैल बी कैलकुलेटेड बाय रिड्यूसिंग इनपुट टैक्स ऑन सेड एट द रेट ऑफ 5% फॉर एवरी क्वार्टर या पार्ट देयर ऑफ फ्रॉम द डेट ऑफ इशुएंस ऑफ इनवॉइस। तो बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि 18(6) के अंदर हम लोगों को जो अमाउंट कैलकुलेट करना है, पेमेंट का कैसे निकालना है, सबसे पहले आपने आईटीसी जितना लिया था माइनस 5% पर क्वार्टर या पार्ट देयर ऑफ फ्रॉम द डेट ऑफ इशुएंस, जो अमाउंट निकल कर आएगा वो, या फिर टैक्स ऑन ट्रांजैक्शन वैल्यू विच एवर इज हायर। शायद आई एम वेरी श्योर जिन्होंने मुझसे क्लास ली हुई है उन्होंने ऐसे ही पढ़ाया था और ऐसे ही पढ़ा है, यस सर। अब मैं आपको दिखाता हूं गड़बड़ कहां पे हुई। अब इधर देखेंगे जरा, ये रूल कौन सा है, 44। अब 44 में मैं दिखाता हूं क्या लिखा हुआ है। इधर देखिए, सब रूल 6, 44 का सब रूल 6, द अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट फॉर द पर्पसेस ऑफ 18(6) relating to capital goods shall be determined in the same manner as specified in clause B of sub rule 1। मतलब आपको कितना पे करना है, ये 44 का सब रूल 1 का क्लॉज बी फॉलो करो। अब मुझे कौन बताएगा सब रूल 1 का क्लॉज बी, अभी मैंने पढ़ाया था कि हमें कैसे पता लगाना है, क्या हमें 5% लेस करना है या रिमेनिंग लाइफ निकालनी है, रिमेनिंग लाइफ निकालनी है। अब समझ रहे हो आप, 18(6) का जिक्र 44 में भी है, 18(6) का जिक्र 40 में भी है, दोनों में ही क्या 18(6) का जिक्र किया गया, यस। एक में लिखा गया 5% लेस करके अमाउंट निकलेगा और एक में क्या कहा गया, रिमेनिंग लाइफ निकाल लेना और उसको उसके बेसिस पर आप बता देना कि आपको कितना पे करना है।
फिर आगे लिखता है एंड द अमाउंट शैल बी डिटरमाइंड सेपरेटली प्रोवाइडेड वेयर द अमाउंट सो डिटरमाइंड इज मोर देन द टैक्स। तो फिर उस केस में जो भी प्रोवाइडेड दैट वेयर द अमाउंट सो डिटरमाइंड इज मोर देन द टैक्स डिटरमाइंड ऑन ट्रांजैक्शन वैल्यू द अमाउंट डिटरमाइंड शैल फॉर्म द पार्ट ऑफ आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी, और वो आपका अमाउंट पेबल बन जाएगा। तो पहले मुझे बताओ इसमें एम्बिग्विटी आ गई? बिल्कुल आ गई सर, 100% आ गई। देखो मेरा पर्पस आपको कंफ्यूज करना कहीं नहीं है, मैं तो दिखा रहा हूं कि गड़बड़ कहां पे हो रही है। तो अब लिखना शुरू करेंगे। 18(6) अगर हम रूल 40 सब रूल 2 पढ़ते हैं तो इसमें लिखा हुआ था पे क्या करना है, जितना आईटीसी लेस जो भी तुम्हारा आईटीसी क्लेम आपने अवेल किया था -5% पर क्वार्टर या पार्ट देयर ऑफ, ये आपको पे करना है, या फिर टैक्स ऑन ट्रांजैक्शन वैल्यू विच एवर इज हायर। और अगर मैं इसको 44(6) के साथ पढ़ता हूं तो ये क्या कहता है कि आपको पे क्या करना है, क्रेडिट ऑन रिमेनिंग लाइफ निकालना होगा आपने, जैसे अभी निकाला था हमने, या फिर टैक्स ऑन ट्रांजैक्शन वैल्यू विच एवर इज हायर। बताओ क्या ये दोनों आपस में भिड़ गए? बिल्कुल भिड़ गए, गड़बड़ हो गई ना। अब यहां पर दिक्कत आ रही है कि हम ये वाला फॉलो करें या ये वाला फॉलो करें। तो अब क्या करा हुआ है, कई बुक्स ने रूल 40 फॉलो किया हुआ है, कई ने 44 फॉलो किया हुआ है। मेरा पॉइंट क्लियर है या नहीं? ज़्यादातर लोग ना एक्चुअली में शुरू से ही हम लोग इसको 5% पर क्वार्टर के हिसाब से कराते आए हैं। तो आपको ज़्यादातर सॉल्यूशन ना ऐसे मिलेगा, रिमेनिंग लाइफ वाला आपको मिलेगा ही नहीं, रिमेनिंग लाइफ वाला आपको मिलेगा ही नहीं। लेकिन मेरा ये मानना है कि ये वाला ज़्यादा बेटर है। सर ऐसा क्यों? मैं आपको दोनों की हेडिंग पढ़ा देता हूँ। अच्छा मुझे बताओ, यहाँ पर जो आप निकाल रहे हो 18(6) और 18(4) में अवेलमेंट की बात कर रहे हो या पे करने की बात कर रहे हो? पे करने, यानी कि रिवर्सल की बातें हो रही हैं। और 18 सब सेक्शन 1 में अवेलमेंट की बातें हो रही थी। तो आपको ना मैं हेडिंग पढ़वा देता हूँ, आपको समझ आ जाएगा। एक बारी हेडिंग पढ़ते हैं जरा, मुझे ऐसा लगता है कि गड़बड़ हुई है। 44 रूल कब लग रहा है? रिवर्सल। अब रिवर्सल या तो 18(4) में था या 18(6) में था। रिवर्सल तो इन्हीं दोनों में था। हाँ सर। और जरा 40 की हेडिंग पढ़ना, मैनर ऑफ क्लेमिंग क्रेडिट। क्लेम करने की बात हो रही है। अब क्लेम तो सिर्फ 18(1) में ही दिया था। हाँ सर। तो आपको ही लग रहा है कि 40 सिर्फ 18(1) पे लगना चाहिए था? बिल्कुल सही सर। और जब भी रिवर्सल की बात आएगी तो क्या हमें 44 लगाना चाहिए? यस सर। तो आपको समझ आ रही है? हेडिंग देखो क्या लिखा है, मैनर ऑफ क्लेमिंग क्रेडिट, क्लेमिंग। और 18(6) तो इसके अंदर सूट ही नहीं कर रहा। अब 18(6) की जब बात आएगी, ये क्लेम कहां हो रहा है यार? 18(6) में तो हमें पे करना पड़ रहा है। कम ऑन। तो अगर हम हेडिंग को फॉलो करते हैं तो अब लिखो जरा कंक्लूजन। मेरा जो कंक्लूजन है वो मैं आपको दे रहा हूं। जब भी अवेलमेंट पे बात आएगी तो हम सेक्शन 18(1) पे बातें हो रही है। सिर्फ पूरे सेक्शन 18 में सिर्फ एक 18(1) ऐसा था जो अवेलमेंट पे बातें करता था, और सारे रूल्स में रूल 40 इकलौता ऐसा रूल है जो अवेलमेंट पे बात करता है। बिल्कुल। तो क्या मैं ये मान लूं ये दोनों ही अवेलमेंट की बातें कर रहे हैं? राइट। अगर ये दोनों अवेलमेंट की बातें कर रहे हैं तो क्या कैपिटल गुड्स का जो क्रेडिट अवेल होगा वो कितना होगा? जितना भी आईटीसी था लेस 5% पर क्वार्टर। खत्म। यूनिफॉर्मिटी तो बनानी पड़ेगी ना। यस। और 18(6) और 18(4) क्या दोनों में ही रिवर्सल की बातें हुई हैं? बिल्कुल सर। अब क्योंकि दोनों में रिवर्सल की बातें हुई हैं और रूल 44 की हेडिंग भी क्या है? रिवर्सल। तो बेटा मेरे को एक बात बताओ, रिवर्स करते समय हमें कैपिटल गुड्स का क्या ऑलवेज रिमेनिंग लाइफ निकाल कर क्या हमें आईटीसी पे करना चाहिए? यस।
तो ये मेरा स्टैंड है, क्योंकि मैं हेडिंग को भी बेस बनाकर चेक कर रहा हूं, क्योंकि दोनों में 18/6 दिया हुआ था और दोनों में अलग लॉ लिखा हुआ था, तो हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट ढूंढना था। तो मेरे हिसाब से अगर हम हेडिंग फॉलो करते हैं तो उस हेडिंग के अंदर भी इट इज़ क्लियरली गिवन कि हम लोगों को इस तरह से काम करना चाहिए था। ठीक है ना? यस प्लीज। अब इसमें कई लोगों का अपना अपना तर्क है। कुछ लोग पता क्या बोलते हैं? कुछ लोग बोलते हैं सर सेक्शन की लैंग्वेज ये है, एज रिड्यूस्ड बाय परसेंटेज पॉइंट, और रूल्स कैन नॉट ओवर रूल सेक्शंस। तो जब सेक्शन में ये लिखा हुआ है कि एज रिड्यूस्ड बाय परसेंटेज पॉइंट, तो वो परसेंटेज पॉइंट 5% है, क्या ये 40 में लिखा हुआ था? तो इसलिए हमें 40 फॉलो करना चाहिए। तो देखिए, मैं इसके अंदर डिस्प्यूट में नहीं घुस रहा, मैंने आपको सब कुछ खोल दिया। तो दिस इज़ द वे। आप एक बार ही चेक कर लेना, अगर ICSI के किसी स्टडी उसमें अगर आपको दिख जाए कुछ ऐसा, तो आप अकॉर्डिंगली स्टैंड ले लेना। ठीक है? हालांकि मैं भी ढूंढ के आपको बता दूंगा एक आधे दिन में कि ICSI ने इसको कैसे सॉल्व किया हुआ है। हालांकि मैंने आपको दोनों मेथड बता दिए हैं। ठीक है? ठीक है सर। सो आई वुड लाइक कि मैं इसको आपको ना एम्बिग्विटी में ना छोड़ूं, एक क्वेश्चन करा दूं आपको। लिखो जरा सारे। प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऑन 18/6। ठीक है ना? प्रैक्टिकल करवा देता हूं ताकि आपके दिमाग में कंफ्यूजन छोड़ दूंगा, तो फिर आप लगेगा ये क्या ही हो गया आज। लिखो, मिस्टर एक्स ने परचेज करा कैपिटल गुड्स थ्री ईयर्स 2 months 10 days प्रायर। इतना पहले उसने कैपिटल गुड्स खरीदा था, ऑन विच ITC क्लेम्ड था ₹10 लाख, जिस पर वो 10 लाख रुपए का ITC ले चुका था। ज्यादा ही नहीं हो गया? 2 लाख रख लो, 2 लाख का वो ITC ले चुका था। सोल्ड फॉर ₹1 lakh, GST रेट 18%। इसका GST रेट कितना है? 18%। फाइंड अमाउंट पेबल अंडर सेक्शन 18/6। 2 मिनट के लिए पेन बंद कर दीजिए, मैं ही सिखाता हूं आपको। लिखो, अगर मैं रूल 40 फॉलो करूंगा, मैं पूरा सिखा देता हूं, आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो कैसे करेंगे देखो, ITC अवेल्ड 2 लाख रुपए माइनस, क्या हम नंबर ऑफ क्वार्टर्स काउंट करेंगे? यस। तो नंबर ऑफ क्वार्टर्स आप यहीं से काउंट कर लीजिए। 1 साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4। 2 साल में 8, 3 साल में 12 क्वार्टर हो गया, और पार्ट देयर ऑफ 13 क्वार्टर हो गया। तो 13 इंटू 5% ऑफ 2 लाख रुपए, ये माइनस हो जाएगा। तो 5 इंटू 13 यानी कि 65% ऑफ 2 लाख रुपए, 1,30,000 यहां से कर देंगे हम माइनस, तो हमारे पास बचेगा 70,000 रुपए। ठीक है? या फिर 18% ऑफ ट्रांजैक्शन वैल्यू 18,000, विच एवर इज हायर। तो आपको यहां पे 70,000 पे करना है, अगर हम रूल 40 के हिसाब से सॉल्व करते तो। और अगर मैं रूल 44 के हिसाब से सॉल्व करता, ये तो ऐसे ही आएगा। यस। अब यहां पर हम क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे, रिमेनिंग लाइफ कैलकुलेट करेंगे। मुझे बताओ, 3 साल 2 महीने, यानी कि 3 साल 36 महीने तो ये हो गए, 2 महीने 1 38, और फ्रैक्शन को भी मंथ काउंट कर लो, यानी कि 39 महीने गए, तो 21 महीने बच गए।
तो देखो हम कैसे करेंगे, 2 लाख डिवाइड बाय 60 इंटू 21। सर ये आ गया अमाउंट 7 लाख ही आ गया, इसमें भी ना 70,000 ही आया, ठीक है ना, इसमें भी 70,000 आ गया। अब इसमें भी 70,000 आ गया, तो सर ऐसा तो नहीं है दोनों में आंसर सेम आएगा? सर ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, पहले ही बता रहा हूँ। उसका रीज़न आपको मालूम है, क्योंकि मैंने यहाँ पर डेटें नहीं दी आपको। अगर मैं डेट्स दे देता तो शायद आपको मालूम है कि अगर क्वार्टर जब हम काउंट करते हैं तो क्वार्टर के में हेरा फेरी हो जाती है, मंथ में हेरा फेरी नहीं होती। इस वाले क्वेश्चन में सेम आ गया, कोइंसिडेंटली सेम आ गया। ध्यान रखना क्यों सेम आ गया, क्योंकि मैंने डेट ऑफ परचेज नहीं दी थी, मैंने सीधा पीरियड दे दिया था। तो पीरियड जब हमने काउंट करा तो हमने सारे क्वार्टर नॉर्मल वे में काउंट कर लिए थे। क्लियर है? बट प्लीज समझिएगा, ये मत देखो कि आंसर सेम आएगा, हमेशा नहीं आएगा। मैं बता रहा हूं आपको, अगर डेट दे दूंगा तो 100% चेंज हो जाएगा, बट उसको छोड़ो। क्या रूल 40 और रूल 44 का एप्लीकेशन समझ आया या नहीं? यस, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। 40 से करूंगा तो 5% पर क्वार्टर या पार्ट देयर ऑफ माइनस करूंगा, और 44 से करूंगा तो उसकी रिमेनिंग लाइफ का जो निकल कर आएगा वो कैलकुलेट करूंगा। क्या सबको क्लियर है? उम्मीद करता हूं आपको मैंने जानबूझ के विद इंटेंशन दोनों रूल्स दिखाए, ताकि आप अब बड़े हो गए हो तो यू शुड नो अगर लॉ में कोई एम्बिग्विटी है तो वो है। तो इसमें ज़बरदस्ती अपने आप को कन्विंस करना, कोई आपको दूसरा बंदा कन्विंस करे, उसका कोई मतलब नहीं है। ये मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। अब कई लोग बड़े अलग अलग तर्क वितर्क देते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे। मैं बता रहा हूँ ना, जितने लोग लॉ वॉ पढ़ाते हैं ना, वो कैसे बात करते हैं मैं बताता हूँ। कह रहे हैं देखो देखो, मैंने कहा दिखाओ। कह रहे हैं देखो 40 के अंदर ना तुमने नोटिस नहीं करा। मैंने कहा क्या? कह रहा देखो कैपिटल गुड्स के साथ क्या लिखा हुआ है, प्लांट एंड मशीनरी। तो इसका मतलब रूल 40 में कैपिटल गुड्स और प्लांट एंड मशीनरी दोनों की बात हो रही है। मैंने कहा अच्छा। और कहता देखो 44 को ध्यान से पढ़ो, सिर्फ किसकी बात हो रही है? कैपिटल गुड्स की। किसकी बात नहीं हो रही? प्लांट एंड मशीनरी की। मैंने कहा फिर? अब कहता समझो, प्लांट एंड मशीनरी के लिए 40 लगा दो और कैपिटल गुड्स के लिए 44 लगा दो। कम ऑन यार, देखो मेरे को ना इंटेंट ऑफ द लॉ क्लियर होना चाहिए, जबरदस्ती का इंटरप्रिटेशन का कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसे अगर मैं करने बैठूंगा तो जस्ट कंफ्यूजन पैदा होगी, क्योंकि फिर वहां पे भी कैपिटल गुड्स लिखा हुआ है। तो फिर या तो ये होता वहां खाली प्लांट एंड मशीनरी लिखा होता, यहाँ खाली कैपिटल गुड लिखा होता, तो मैं मान जाता। समझ रहे हैं ना? तो इसलिए इन सब चीज़ों में मत घुसना। मैंने आपको जो बता दिया वो फुल एंड फाइनल है कि आपके पास 2 मेथड्स हैं, आपको कोई दोनों में से एक चूज करना है, ठीक है। आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वो क्या कि बेटर यही है कि आपस में बहस करने के बजाय इट इज़ बेटर कि अगर हम लोग ICSI का चेक कर लें कि वो क्या चाहते हैं, एंड देन अकॉर्डिंगली अगर हम आंसर दे देंगे तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है जी। जल्दी बोलो फटाफट से। यस सर, हमें समझ आ गया, बहुत बढ़िया। तो अब सेक्शन 18 पूरा खत्म हो गया। अब मुझे बताओ, क्या हमने सेक्शन 18 में सब सेक्शन 1 2 3 4, अब पता मज़ेदार बात क्या है, जब हम किसी चीज़ पे इतना टाइम लगा देते हैं ना, तो आपको मालूम है वो सेक्शन लर्न हो जाते हैं। तो भले ही मैंने ज़्यादा टाइम लगाया हो, लेकिन आपको मालूम है पूरा सेक्शन 18 अब आपको लर्न हो चुका है। 18 1A 1B 1C 1D। यस सर, 1A 1B इनपुट का देता है, C और D देता है इनपुट और कैपिटल गुड्स का, और उसके लिए रूल 40 पढ़ना होता है, और 40 के अंदर 5% पर क्वार्टर के हिसाब से या पार्ट देयर ऑफ माइनस करना होता है। खत्म। 18.2 कहता है कि इनवॉइस 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। 18.4 रिवर्सल की बात करता है। 18.6 में भी हमें पे करना होता है, और दोनों में हमारे पास ऑप्शन है। देखो 18.4 में कोई ऑप्शन नहीं है, 18.4 में तो 44 ही लगना है। 18.6 में गड़बड़ करी है इन्होंने, दोनों में दिया हुआ था, तो मैं 18.6 में भी 44 जाना ज़्यादा बेहतर समझता हूँ। क्यों? क्योंकि हेडिंग दोनों में रिवर्सल लग रही थी। क्लियर है? ठीक है सर। तो मेरे हिसाब से हमारा सेक्शन 18 पूरा खत्म। रेड विद मैंने रूल्स पढ़ा दिए 40 41 44, ठीक है जी, ये हमने पढ़ लिया। यहाँ तक क्लियर? यस सर। अब हमें पढ़ने थे 2 रूल्स। कौन कौन से? एक पढ़ाना था मुझे 42 और एक पढ़ाना था 43। मुझे नहीं मालूम था कि आज इतना समय लग जाएगा इतना कराने में।
अब 42 और 43 अगर मैं आज कराऊंगा ना तो मुझे मालूम है कि तुम इसको कैरी नहीं कर पाओगे, तो अब हम एक्सक्लूसिवली रूल 42 और 43 पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है जी। तो आज की क्लास में हम 42-43 नहीं पढ़ते, अदरवाइज अननेसेसरी कंफ्यूजन हो जाएगी और आप इतना हैवी हैंडल नहीं कर पाओगे, ठीक है। ठीक है सर, तो आज की क्लास के क्वेश्चंस लिख लीजिए, लिखो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस फॉर टुडेज क्लास। और ये क्वेश्चन जरूर कर लेना, मैं बता रहा हूँ, जरूर कर लेना, क्योंकि आज ही हम लोगों ने बड़ी सारी गड़बड़ें देख ली हैं, ठीक है सर। लिखो, पहला क्वेश्चन है मेरा, ये लो बेटा, ये मैंने आपके लिए लिख दिया है, आपने इसकी फोटो खींच लो, ठीक है। मेरा पहला क्वेश्चन है, मिस्टर एक्स जो था लाइबल टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 10 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 मई 2020, ही वॉज लाइबल टू पे अंडर सेक्शन 9। पहले वो 10 में था कॉम्पोजिशन स्कीम में, अब वो 9 में आ गया। उसके पास स्टॉक ऑफ इनपुट पड़ा हुआ था 2 लाख रुपए का, और 30 अप्रैल को कैपिटल गुड्स पड़े हुए थे 5 लाख के। आईटीसी इन रिस्पेक्ट ऑफ इनपुट था 20,000, और कैपिटल गुड्स उसने खरीदे थे 15 दिसंबर 2019, जिस पर उसने 90,000 रुपये का टैक्स पे करा था। बताओ उसको टोटल क्रेडिट कितना मिलेगा, ठीक है ना। ये मैंने प्रैक्टिकल क्वेश्चन बना दिया, तो इनपुट का तो पूरा ले लेना जितना भी दिखाया जा रहा है। कैपिटल गुड्स का टैक्स आपने पे करा था 90,000 ना, 90 पूरा मत लेना, 5% पर क्वार्टर या पार्ट देयर ऑफ माइनस करते हुए निकाल लेना। सर इसके लिए पहले आपको क्वार्टर काउंट करने आने चाहिए, और मैं आपको याद करा देता हूँ क्वार्टर कैसे काउंट करते थे हम। जैसे 15 दिसंबर 2019 है ना, तो आप सबको याद होगा 15 दिसंबर से 31 दिसंबर विल बी टेकन एज 1 क्वार्टर। मैंने बताया था ना क्वार्टर इज द पीरियड ऑफ 3 मंथ्स, लेकिन इन एनी केस इट मस्ट एंड कब? इन द मंथ ऑफ, कम ऑन, जून, बोलो यार, सितंबर, दिसंबर, मार्च, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो इसको हम पार्ट ऑफ द क्वार्टर बोल देंगे, ठीक है। तो ये 1 क्वार्टर हो गया हमारा, ठीक है ना। ऐसे ही फिर 1 जनवरी 2020 से 31 मार्च 2020 तक क्या 1 क्वार्टर और हो गया। ऐसे आपने क्वार्टर काउंट कर लेना। क्वार्टर गलत काउंट हो गए तो मैं बता रहा हूँ पूरा क्वेश्चन तहस नहस हो जाएगा, ठीक है। तो टेक टाइम ऑन काउंटिंग द क्वार्टर्स, ठीक है। ठीक है सर, अगला क्वेश्चन लिखेंगे, जरा फोटो खींच लीजिए। मिस्टर एक्स ने परचेज करे कैपिटल गुड्स 1/5/2018 को, जिस पर उसने आईटीसी लिया था 1,80,000। 15 सितंबर 2020 को उसने बेच डाले कैपिटल गुड्स 3 लाख रुपए में, टैक्स रेट 18%। 18/6 का अमाउंट निकालना है। अब 18/6 वाला जब अमाउंट निकालोगे ना, तो आप एक बार ही कैलकुलेशन रूल 40 से करना और एक बार ही कैलकुलेशन रूल 44 से करना, देखना सेम आ रही है या नहीं आ रही, ठीक है ना। 40 से भी करके देखना, 44 से भी करके देखना, ठीक है सर। और ऐसे ही आखिरी क्वेश्चन, फोटो खींच लीजिए। एक्स ने परचेज करा ऑन विच उसने आईटीसी इतना लिया था, 15 मार्च को उसकी सप्लाई एग्जम्प्टेड हो जाती है। बताओ 18/4 में उसको कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो 18/4 में तो इन एनी केस रिमेनिंग पीरियड ही निकालना, 18/6 में दोनों ऑप्शन करके देख लेना, चेक करना आंसर कितना आता है। और 18/1 में तो इन एनी केस का रूल 40 ही लगा देना। अगर आपने ये तीनों क्वेश्चन कर लिए तो मैं मान के चलूंगा कि अब आपको सेक्शन 18, रूल 40, रूल 41, रूल 44 ये सब अच्छे से समझ आ गए हैं, ठीक है जी। चलो सर, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड थी आज की क्लास, आई नो, बट आई वांट कि अगर आपको वाकई में ही ढंग से तमीज़ से समझना है, क्योंकि मिशन 2.0 इन डेप्थ मिशन है, क्योंकि इसमें मैं जो भी कराऊंगा डेप्थ में कराऊंगा, तो इसीलिए टाइम लगेगा तो लगेगा, लेकिन हम जो चैप्टर कर लेंगे ना वो आपके लिख दूंगा मैं कि ये कभी आप भूल नहीं पाओगे, ठीक है। चलो, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं आपसे कल रात को 9 बजे टेस्ट के साथ, और परसों मिलेंगे विद रूल 42 एंड 43 के साथ। क्लियर है? क्योंकि 42 43 बड़े हैं, पूरी क्लास लग जाएगी, तो आई वांट उसको हम सेपरेटली करें, ठीक है। और ये तीनों कमेंट बॉक्स में आंसर चाहिए, मेक श्योर कि आप इसको सॉल्व जरूर करोगे और नीचे मुझे आंसर भी दोगे, ठीक है जी। चलो, थैंक यू वेरी मच।